हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो अब शुरू हो रहा है टारगेट 95 प्लस सीरीज। फुल चैप्टर का इन वन शॉट वीडियो है। आपको एक ही शॉट में पूरे चैप्टर का वीडियो मिलने वाला है। वैसे आपको प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखने हैं, टॉपिक वाइज वीडियो देखना है, वो भी आपको चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो चैनल पर जाकर के। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, शुरू करने से पहले एक और बात, यदि आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको सारे चैप्टर्स के कंप्लीट वीडियोस मिलने वाले हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस, सब कुछ मिलने वाला है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री। फाउंडेशन एक तरह से आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपका 9th-10th में होता है, 11th-12th के लिए, तो इसलिए बहुत ध्यान से केमिस्ट्री को पढ़ना है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, हम किसको केमिकल रिएक्शंस कहेंगे, तो देखो, हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसको हम केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं कि हो रही हैं। हम यदि अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये सब भी केमिकल रिएक्शंस ही हैं। साथ ही यदि आप घर में देखो अपने, तो आपकी मदर कर्ड जमाती होंगी, दैट इज व्हाट, केमिकल रिएक्शन। जो खाना पकता है आपके घर में, रॉ थिंग्स ली जाती हैं, रॉ वेजिटेबल्स होंगी, रॉ दाल राइस होगा, बनाया जाएगा, देन इट चेंजेस टू द डिशेस। तो ये भी क्या है आपका, ये भी एक आपका केमिकल रिएक्शन है। तो ये जितनी, क्योंकि व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, बेसिकली आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में कि जब कोई भी चेंज हम प्रीवियस कंडीशन में ले आए उसको फिजिकल कहेंगे, जो चेंज प्रीवियस कंडीशन में ना ला पाए उसको केमिकल चेंज कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इसी तरह से तवा कढ़ाई आपके घर में यदि आयरन का यूज़ होता है, उसमें आप देखते होगे कि यदि 2-4 दिन नहीं यूज़ किया और बिना ऑयल लगाए रखा है तो रस्ट लग जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग दिखेगी उस पर। सो दीज ऑल थिंग्स आर व्हाट, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ के आपका केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, आपने दूध को छोड़ दिया है बाहर, तो वो कर्ड में चेंज हो जाएगा। कर्ड तो नहीं बनेगा, वो उसका बेसिकली खराब हो जाएगा, स्पॉइल कर जाएगा। एंड आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मीन्स यदि ये कॉन्टैक्ट में आ रहा है किसके, एयर के, मॉइस्चर के, तो उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं। ठीक है, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वी रिस्पायर। So these all are the examples of chemical reactions. ठीक है, ये आप एवरीडे एग्जाम्पल्स में कंसिडर कर सकते हैं। अब हम किस तरह से लैब में देख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या है, किस तरह से केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये आगे आपका एक एक्टिविटी, जो कि आपकी बुक में एक्टिविटी है, ये सबसे पहले समझ लो एक्टिविटी क्या है। ये है आपकी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यहाँ पर मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। यस, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आपको ध्यान से देखना है और क्लास में करने का मौका मिले तो जरूर करना है। ठीक है, अब बर्निंग किस तरह से हो रही है रिएक्शन में, देखो यहाँ पर क्या हमने लिया है, ये मैग्नीशियम रिबन लिया है, टोंग से पकड़ा है। मैग्नीशियम रिबन जो है ना, वो स्ट्रिप फॉर्म में होगा, ऐसे होगा, और सॉरी, तो स्ट्रिप की फॉर्म में होता है। अब ये स्ट्रिप है मैग्नीशियम की, तो ये एक तरह से पूरा कॉइल के फॉर्म में आपको मिलेगा रखा हुआ। तो उसको ऐसे ही कट नहीं किया जाता, कट इस तरह से हमने एक पीस कट किया, सपोज कट करने के साथ ही हमने इसको क्या किया, क्लीन इट विथ सैंड पेपर। आपने इसको क्या करना है, सैंड पेपर के साथ में क्लीन करना है। अब ये आपका हो गया मैग्नीशियम रिबन। क्लीन क्यों करना है इसको, क्लीन इसलिए करना है सो दैट जो इसके ऊपर मेटल है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, एटमॉस्फेयर के बिना कुछ करे, अपने आप रखा हुआ है, चूँकि एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का डिपोजिशन हो जाता है और उस लेयर को हमें हटाना होता है। तो उस लेयर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सैंड पेपर से क्लीन कर दिया मैग्नीशियम रिबन को। अब ये हमने टोंग से पकड़ा है, ये एक बर्नर लिया हुआ है। ठीक है, इस बर्नर से हमने इस टोंग की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। तो कैसे बर्न होता है, सबसे पहले जो बर्निंग होती है वो क्या होता है, इट बर्न्स विद द डेजलिंग फ्लेम। कैसे बर्न होता है, बर्न विद द डेजलिंग फ्लेम, बहुत ही तेज शाइन के साथ में बर्न होगा ये।
ठीक है, जैसे आप स्पार्कल वगैरह जब चलाते हो दीपावली के टाइम पर, तो जो वाइट कलर का एकदम से शाइन आता है, वही शाइन इसमें मैग्नीशियम रिबन में देखने को मिलता है। तो ये जो डेजलिंग फ्लेम यहाँ पर लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपसे कि किस कलर की फ्लेम के साथ में मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। अब जब बर्न हो रहा है तो आपको पता है बर्निंग के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर ये चेंज होगा। किस में चेंज हो रहा है? यू कैन सी दिस शेडेड पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज द पाउडर। पाउडर फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, तो इट चेंजेस इनटू अ पाउडर, चेंजेस इनटू अ वाइट कलर पाउडर, वाइट कलर पाउडर। और ये वाइट कलर पाउडर क्या है आपका? दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। समझ में आ रहा है? ये हमारी चाइना डिश आप देख रहे हो, या वॉच ग्लास यहाँ पे शो कर दिया है। चाइना डिश ले लो, वॉच ग्लास ले लो, किसी में भी इसको कलेक्ट कर लिया, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हमने लिख दिया MgO। क्लियर? इसकी रिएक्शन क्या होती है देख लेते हैं। रिएक्शन होती है इसकी Mg, मैग्नीशियम plus oxygen, and it gives magnesium oxide, that is MgO। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी देख लो यहाँ पर मैग्नीशियम सिंगल है, मैग्नीशियम यहाँ भी सिंगल है, यहाँ पर O1 है, यहाँ पर O के 2 एटम्स हैं। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर 2 लिख देना है। ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ऑक्सीजन 2 करने के लिए मुझे मैग्नीशियम भी यहाँ पर 2 हो गया, तो मुझे यहाँ पर भी 2 करना होगा, जिससे मैग्नीशियम भी बैलेंस हो जाता है। इस तरह से आप देखोगे आगे भी आपको बैलेंसिंग कैसे करनी होती है रिएक्शंस की, वो दिखाएंगे, कंप्लीट करना है ये। ठीक है, तो हमने पहली रिएक्शन यहाँ पर आपकी पढ़ ली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये कि वाई शुड इट बी क्लीन बिफोर बर्निंग, या व्हाट हैपन्स व्हेन इट बर्न्स विद द डेजलिंग फ्लेम, व्हाट इज अ चेंज in magnesium after burning, it changes into a white color powder, that is magnesium oxide। अब whether it is basic or acidic, ये जो magnesium oxide हमने देखा, ये पूछा जा रहा है आपसे ये acidic है या फिर ये basic है नेचर में। तो हमेशा ध्यान रखो ये मेटेलिक ऑक्साइड है, और मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? बेसिक ऑक्साइड है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब हालांकि आपका बोर्ड नहीं होना है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। क्लियर? ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो पूरी एक्टिविटी कि हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है, उसको क्लीन करा है सैंड पेपर की हेल्प से। क्लीन करने के बाद में आप देखोगे वो शाइन भी करेगा। ठीक है, फिर हमने उसको टोंग से पकड़ करके बर्न किया है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ बर्नर। हम देखेंगे कि वाइट डेजलिंग फ्लेम यहाँ पर हमको दिखेगी, वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम जो कि बहुत तेज शाइन करेगी, और ये मैग्नीशियम रिबन जो है वो इस तरह से पाउडर फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा नीचे जो हमने वॉच ग्लास लिया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, अब वॉच ग्लास में जब ये कलेक्ट हो गया, हमने क्या किया, रिएक्शन लिख दिया है। अब रिएक्शन लिखने के बाद में हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर यदि आप एक्टिविटी में एक चीज़ देखोगे कि यदि इसको आपने वाटर में थोड़ा सा मिक्स किया एक टेस्ट ट्यूब में ले करके, एंड देन इफ़ यू विल चेक इट विद द लिटमस पेपर, रेड लिटमस से चेक करोगे वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू ही रहेगा, मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर। क्लियर हो गया? वेरी गुड। एंड द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो एरो हेड है ये किधर पॉइंट कर रहा है? आपका प्रोडक्ट की साइड में। ठीक है, और क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन रिएक्शन की। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन आपकी क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है एक कोनिकल फ्लास्क में। हमने क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, उसके अंदर हमने लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। अब ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या डाला है? जिंक ग्रैन्यूल्स डाला है। ठीक है, दिस इज डाइल्यूट H2SO4 लिया हमने, और साथ में हमने क्या लिया है? जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स जो जगह है सिल्वर ग्रे कलर का आपको दिखेगा। राइट, क्लियर हो गया? ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क हो गया। अब हमने जब इसको किया, रिएक्शन हुआ दोनों में, ये दोनों ऐड हो गए तो रिएक्शन हुआ। रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। हाइड्रोजन गैस हमको कैसे पता लगेगा ये हाइड्रोजन गैस है? हमें यहाँ पर क्या दिखेंगे? बबल्स दिखेंगे, और जो बबल्स होंगे वो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस होंगे, तो ये बबल्स दिखेंगे। अब हमने यहाँ पर ये कॉर्क फिट किया हुआ है। कॉर्क क्यों फिट किया है?
कॉर्क इसलिए फिट किया है जिससे जो हाइड्रोजन गैस है सीधा, ये हमारी ग्लास ट्यूब है, तो इस ग्लास ट्यूब की हेल्प से सीधा बाहर निकलेगी और तब हम देख पाएंगे इसको कि वेदर इट इज़ हाइड्रोजन और नॉट। हम इसके लिए और टेस्ट कर सकते हैं। और टेस्ट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर हमने जब हाइड्रोजन गैस आएगी तो हम क्या करेंगे, एक बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे। बर्निंग आप कैंडल ला सकते हो, तो जो कैंडल की फ्लेम है वो क्या होगा, पॉप साउंड देगा। इट विल बर्न विद पॉप साउंड, मीन्स इट इज़ हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन हम इसको कैसे लिखेंगे, रिएक्शन हम लिख लेंगे यहाँ पर जिंक है, जिंक ने रिएक्शन किया है आपका विद द डाइल्यूट H2SO4, क्लियर। और क्या रिएक्शन है आपकी, ZnSO4 एंड प्लस H2 गैस। तो ये हमारी रिएक्शन है जो कि जिंक और हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हुई है। रिएक्शन बैलेंस है हमारी ZnZn1 H2 S1 S1 O4 रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने देखो पहली रिएक्शन की तो हमने देखा कि मैग्नीशियम रिवन की फॉर्म में था, पाउडर में चेंज हुआ। यहाँ पर हमने देखा कि हमने जब दोनों को मिक्स किया तो रिएक्शन हुई, रिएक्शन में क्या हुआ, एक गैस इवॉल्व हो रही है। ये क्या है, एक गैस है। तो यानी कुछ ना कुछ तो हो रहा है। जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जो हमारे कंटेंट्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा, एक और एक्टिविटी देखी हमने, ये सेकेंड रिएक्शन देख लिया, एक्टिविटी देख ली। अब थर्ड क्या देखा हमने, कि हमने यहाँ पर लिया है पोटेशियम आयोडाइड लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और हमने इसकी रिएक्शन करा दी लेड नाइट्रेट के साथ। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो लेड नाइट्रेट, लेड की क्या होती है, 2 बैलेंसी होती है और नाइट्रेट की सिंगल होती है। तो यानी कि नाइट्रेट की साइड 2 आ जाएगा, NO3, ठीक है ना। और आपका जो लेड है उसकी जगह नाइट्रेट की सिंगल वैलेंसी 1 रह जाएगा, ये हो गया। फिर जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा KNO3 एंड प्लस क्या बनेगा आपका, लेड आयोडाइड बन जाएगा PbI2। देखो आयोडीन की वैलेंसी सिंगल है, लेड की 2 है, इसलिए PbI2 फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपको ध्यान होगा जब आप क्रॉस वैलेंसी से करते हो, Pb की वैलेंसी 2 है, आयोडीन की वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। ये यदि याद नहीं आ रहा हो तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना 9th की बुक से, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है फॉर्मूले करने। इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड कैसे ही है, क्योंकि पोटेशियम की भी सिंगल वैलेंसी है और इसकी भी सिंगल वैलेंसी है, इसलिए फॉर्मूला इसका KI रहेगा, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या किया हमने, लेड आयोडाइड बनाया। तो यहाँ जो हमने ये सपोज मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली थी यहाँ पर, और उस टेस्ट ट्यूब में मैंने ये सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, ठीक है। सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया, लेड आयोडाइड लिया, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड लिया है और लेड नाइट्रेट लिया है। तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन किस कलर में चेंज हो गया, ये सॉल्यूशन बन गया येलो कलर का, ठीक है। और येलो कलर भी इस तरह से नहीं दिखेगा, इसका येलो कलर आपको दिखेगा यहाँ पर थोड़ा सा बॉटम पे। जब आप पहले आपको येलो कलर पूरे में दिखेगा, फिर आपको दिखेगा कि आफ्टरवर्ड ये बॉटम पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बॉटम पे आपको कलेक्ट दिख रहा है, यदि हम देखें इसको तो बाकी का कलर आपको क्या दिखेगा, वाइट दिखेगा, ऊपर का कलरलेस, राइट। तो यानी कि क्या है, यह इनसॉल्युबल सॉल्ट बना है। ये अभी आगे की रिएक्शंस में और अच्छे से पढ़ोगे। तो ये कलर चेंज यहाँ पर हमने देखा कि ये येलो कलर में चेंज हो गया, येलो कलर का यहाँ पर। ये आगे भी रिएक्शन आपके काम आ सकती है, येलो PPT बनेगा। तो ये रिएक्शन हमारी एक हमने थर्ड रिएक्शन देखी। तो हमने इस तरह से क्या देखा कि जब भी रिएक्शंस हो रही हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने गैस की फॉर्मेशन देखी, यहाँ पर हमने प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देखी, और हमने पिछली रिएक्शन में क्या देखा था, पाउडर फॉर्म में चेंज हुआ था। तो ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब भी रिएक्शंस होंगी तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा चेंज इन स्टेट, ठीक है, स्टेट में चेंज हुआ जो हमने पहली एक्टिविटी में देखा, चेंज इन कलर जो हमने इस रिएक्शन में देख लिया थर्ड में, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हमने देखा, चेंज इन टेम्परेचर। देखो जब इस रिएक्शन में ये जो हमने रिएक्शन की थी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है डाइल्यूट H2SO4 के साथ में जिंक ने रिएक्शन किया है, तो यदि आप इसको बाहर से टच करोगे तो ये आपको थोड़ा सा हॉट लगेगा।
तो टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हुआ, यानी कि हीट यहाँ पर इवॉल्व हुई है। तो इस तरह से हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे चेंजेस एक ही रिएक्शन में मिले, आपको कोई ना कोई चेंज देखने को मिलेगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? वेरी गुड। तो अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? देखो, केमिकल इक्वेशंस की यदि हम बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम रेमन बर्न हुआ, हमने उसको बर्न किया, फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस वी आर सेइंग इट। तो जब हम सेंटेंस की फॉर्म में कोई चीज़ कह रहे हैं तो रादर देन सेंटेंस की फॉर्म में बोलने के लिए हम सिंपली उसको एक प्रॉपर रिटन फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम किस तरह से कर सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हम रादर देन इतना बोलने के हम क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? इसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्ड इक्वेशन। व्हाट इट इज? वर्ड इक्वेशन। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं? यदि वर्ड इक्वेशन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट्स क्या हैं आपके? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये दोनों आपके क्या हुआ? रिएक्टेंट्स हैं। ये दोनों क्या है आपके? रिएक्टेंट्स। और ये क्या आपका? इट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिसमें रिएक्टेंट्स चेंज होता है प्रोडक्ट में थ्रू एन एरो बिटवीन, बीच में एरो लगा है, प्लेस्ड बिटवीन देम। तो अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। समझ में आ गया? द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कहाँ पर होंगे लिखे हुए? लेफ्ट हैंड साइड में। एंड वी कैन शो इट विद द प्लस साइन बिटवीन दैम। मान लीजिए दो रिएक्टेंट हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इनके बीच में हमने प्लस लगा दिया। यदि तीन हो या मोर देन टू है, मीन्स वहाँ भी आपका बीच बीच में आप प्लस लगाकर शो करोगे, और इसको आप LHS से भी शो कर सकते हो। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और जो प्रोडक्ट होगा वो आपके किधर होगा? राइट हैंड साइड, यानी कि आपका RHS साइड हुआ, राइट? प्रोडक्ट भी यदि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है, बट इफ इट इज टू और मोर देन टू, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर प्रोडक्ट भी कैसे शो करोगे? बीच में प्लेस करोगे प्लस साइन को। एंड द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो एरो हेड है ये किधर पॉइंट कर रहा है? आपका प्रोडक्ट की साइड में। ठीक है, और क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन रिएक्शन की। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं? ठीक है, सबसे पहला हम देखें यदि, फर्स्ट होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड देन ये चार रिएक्शंस हो गई। फिर होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं इनको। और इनके अलावा हम दो और रिएक्शंस पढ़ेंगे जो होती हैं आपकी, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस,
और एक होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ कंबाइन हो रही है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन कंबाइन होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पर ए प्लस बी ले लेती हूँ, ठीक है, क्या लिया हमने, ए प्लस बी। एक सब्सटेंस ए है, दूसरा बी है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि ये दो सब्सटेंस हैं और दोनों कंबाइन हो गए और एक सब्सटेंस बना ए बी। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल एक तरह से, या इससे आप क्लियर कट समझ सकते हो कि जब दो या ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट सिंगल होगा, रिएक्शंस कंबाइन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब एक्टिविटी क्या दिखाई है इसमें, देखो यहाँ पर क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और ये रिएक्शन कर रहा है विद वाटर H2O। पहले तो समझ लो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये होता है आपका क्विकलाइम। क्विकलाइम मीन्स हिंदी में जिसको आप चूना समझते हो, चूना होता है। ठीक है, और ये आपका सॉलिड है और इसने क्या रिएक्शन किया है, वाटर के साथ में रिएक्शन किया, आपने इसको वाटर में मिक्स किया, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। अब ये बनाएगा क्या आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसको देखो, क्विकलाइम को आप कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, या तो क्विकलाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह से ये हो गया आपका स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस क्या आपका, दिस इज स्लेक्ड लाइम। और यू कैन से केमिकल नेम इसका क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपकी इसकी रिएक्शन है। आपने क्या किया है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और द क्विकलाइम, आपने थोड़ा सा अमाउंट लिया है, एंड यू हैव एडेड वाटर, ये आपने बीकर के अंदर दोनों को मिला दिया है। तो जब बीकर में दोनों को मिलाया है तो क्या हुआ, जो मिक्सचर बना है, अब ये हाथ से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इसको मिक्सचर को टच किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट का इवोल्यूशन हो रहा है। मीन्स रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। देखो, जब भी हम बीकर को टेस्ट में जिसमें मैंने रिएक्शन की है उसको टच करते हैं और वो हॉट फील हो रहा है, मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कोल्ड फील हो रहा है मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये एक चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर चूंकि हीट इवॉल्व हो रही है तो हम यहाँ पर प्लस हीट भी कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंडली, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस स्लेक्ड लाइम बना है, ये वाटर में मिक्सचर है। तो जब भी वाटर में मिक्सचर बनता है तो हमने क्या पढ़ा है, एक्वस होता है वो, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्वस। तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बैलेंस्ड है, Ca1 है, 1 है, O2 है, 1 एंड 1 2, O2 है। देखो, जब भी ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर सबस्क्रिप्ट में दिया है वो नंबर से ब्रैकेट के अंदर का जो भी लेटर्स हैं, जो भी एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं वो सब मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स यहाँ पर O भी मल्टीप्लाई करेगा 2 से, यानी कि O के भी 2 एटम है, हाइड्रोजन के भी, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों के 2 2 एटम है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 1 एटम और 1 2 एटम बैलेंस है, हाइड्रोजन भी 2 एटम है, हाइड्रोजन भी 2 एटम है, यानी हमारा LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड, तो यानी कि दोनों बैलेंस हैं। तो क्या समझ में आया हमको, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस, आप लिख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर substances combine to form a single product, the reaction, और लिख सकते हो आप सच रिएक्शन are called combination reactions।
क्लियर हो गया? तो हमने इस तरह से इसकी डेफिनेशन भी लिख दी कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. Combination reactions are generally exothermic because during combination reactions the heat is evolved. तो जब भी हीट इवॉल्व होगी रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. तो ये आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी एग्जाम पे लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर हीट का इवोल्यूशन हो रहा है. आगे समझ में ये चीज़ बहुत ध्यान से देख लो. हम घर में भी आप यदि एक्टिविटी करना चाहो कर सकते हो. आप थोड़ा सा चूना लोगे, उसमें वाटर मिलाओगे और फिर उसको टच करोगे बाहर से, आपको वहाँ पर गर्म फील होगा. गर्म फील होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर हीट का इवोल्यूशन हो रहा है. और बना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. पूछा जाता है कि क्या सब्सटेंस आपने लिया है या वाइट वॉशिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता है. दैट इज़ क्विकलाइम. और क्विकलाइम जब वाटर में घोलेंगे तो क्या बन गया, वो स्लिक्ड लाइम बन गया. ठीक है. अब एक ये भी है कि ये शाइन कैसे करती है वॉल्स. ठीक है, केवल आपने चूने से जब पुताई की है, चूने से वाइट वॉश किया है, तो ये शाइन कैसे करती हैं. अब ये जो सॉल्यूशन बना है आपका, ये किस में यूज़ हो रहा है, आपका वाइट वॉशिंग में यूज़ हो रहा है. तो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग. तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा यूज़ हो रहा है वाइट वॉशिंग में. अब होता क्या है कि जब ये वॉल्स पर हमने वाइट वॉश कर दिया इससे, तो ये रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में. ठीक है. तो ये हमने क्या किया, रिएक्शन लिख दी यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस. ये CaOH होल ट्वाइस जो स्लेक्ड लाइम है, इसने किसके साथ रिएक्शन की वॉल्स पर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है. और तब ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस वाटर. क्योंकि वाटर है इसमें तो वो वाटर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा. कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में रहेगा. कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपका एक्वस फॉर्म में है. तो ये हमारी रिएक्शन हो गई सेकेंड रिएक्शन की, कैसे हमारी वाइट वॉश होने पर वॉल शाइन करती हैं. तो क्योंकि ये CaCO3 जो बना है आपका प्रोडक्ट CaCO3, ये क्या है बेसिकली, ये लाइमस्टोन का ही फॉर्मूला है. तो जिस तरह से एक तरह से लाइमस्टोन से वॉल्स पर एक शाइन दिख सकती है, उसी तरह से आप सोच सकते हो कि जब कैल्शियम कार्बोनेट बना है तो उससे भी वॉल्स जो है वो शाइन करती हैं. तो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स. यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर बन जाती है. और कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days. ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है, ये 2-3 दिन के बाद होता है वाइट वॉशिंग के. एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल. इसके से एक शाइनी फिनिश आ जाती है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3. तो चूँकि मार्बल का फार्मूला ये है, और हम सोच सकते हैं कि जिस तरह से एक तरह से मार्बल की शाइन होती है, इसकी भी शाइन होती है. तो ये हमारी एक रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन हो गई कि किस तरह से वाइट वॉश के लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं एक सॉल्यूशन की, उससे वाइट वॉश होता है और वो फिर शाइन क्यों करता है. क्लियर. नाउ कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. ठीक है ना. एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. एक एग्जाम्पल तो आपका सिंपल है कि आपका कोल जो होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म, ये जब बर्न होगा, ठीक है ना, किसके साथ बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन गैस के साथ में, तो क्या फॉर्म होगा आपका यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा. ये भी आपका गैसीय स्टेट में. तो यहाँ पर भी यू कैन सी दैट 2 सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस. इसी तरह एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2. ये आपका गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन गैस है. फिर ऑक्सीजन रिएक्शन किया, अगेन ये गैसियस है, फॉर्म करेगा वाटर दैट इज़ H2O इन द लिक्विड स्टेट. अब यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर O के ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर सिंगल है. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया. 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है तो यहाँ पर ये 2 से कर दिया. तो ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के. तो समझ में आ गया इससे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इन विच रिएक्शंस 2 or more substances, these may be elements or compounds, combine and form a single substance. Here you can see that single substance is formed. The reactions are called combination reactions. And we feel that when these reactions happen,
सम अमाउंट ऑफ हीट ऑल्सो इज इवॉल्व। तो जब हीट इवॉल्व होगी, जहाँ पर भी रिएक्शंस में हीट का इवोल्यूशन होगा, रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्शंस, those reactions in which along with product, आप लिखोगे those reactions in which heat is released, heat is released along with the formation of products, are called एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया कि जो रिएक्शंस हैं वो हीट इवॉल्व हो रही है उसके अंदर। इसका हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं बर्निंग ऑफ मीथेन। फॉर एग्जाम्पल सी, मीथेन गैस है ये CH4, ये क्या है? गैसेस स्टेट में होती है, गैस फॉर्म में होती है, और प्लस ये बर्न हो रही है। बर्निंग जब भी होगी तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में होगी, और जब बर्न हुई गैस तो क्या बना आपका? कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और ये H2O भी गैस स्टेट में। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई बर्निंग ऑफ मीथेन और द नेचुरल गैस। देखो, जब भी बर्निंग होती है तो हीट तो रिलीज होगी ही होगी। ठीक है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसको आप लग सकते हो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस फर्स्ट रिएक्शन को। सेकंड, एक आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं? ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कई बार। तो देखो, हमें रेस्पिरेशन जब हम होता है, हमने क्या करते हैं, हम सबसे पहले आप किसी बच्चे से एक क्वेश्चन पूछोगे ना कि वाई डू वी ईट फूड, तो सीधा आपको आंसर मिलेगा कि फॉर गेटिंग एनर्जी। तो हमें फूड क्या देता है? एनर्जी देता है। लेकिन फूड एनर्जी कैसे देता है? एनर्जी कब रिलीज होती है? जब हम रिस्पायर करते हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो हमारी क्या हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें एनर्जी रिलीज हो रही है। वी आर ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग लाइक wheat, rice, these all things which contains carbohydrate in it। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है इनमें सब में। आप जो चावल खाते हो, आप जो मिलेट्स खाते हो, राइस खाते हो, वीट खाते हो, अब इन सब में जब कार्बोहाइड्रेट है तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होकर के वो सिंपलर, अब ये कॉम्प्लेक्स फूड था, अब ये डाइजेशन के बाद में सिंपलर सब्सटेंसेस में किस में कन्वर्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज सेल में है, हमने ऑक्सीजन ली, और जब हमने ऑक्सीजन ली तो क्या हुआ? उस ऑक्सीजन ने इस फूड का ऑक्सीडेशन किया और आप कह सकते हैं बर्निंग हुई। फिर क्या हुआ? हीट एनर्जी रिलीज हुई। तो एनर्जी जो रिलीज हुई है इस समय, वही एनर्जी रिलीज होने की वजह से इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हो कि बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एनर्जी इज रिलीज, दैट इज वाई द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या है आपकी? C6। ठीक है, रिएक्शन आप लिख लोगे यहाँ पर C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज है, हमेशा याद रखो ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, एंड प्लस ऑक्सीजन गैस यूज होती है इसमें। ठीक है, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और क्या बनता है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस वाटर रिलीज होगा, एंड प्लस एनर्जी रिलीज होगी आफ्टर रेस्पिरेशन। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर? देखो, यहाँ पर O6 है, यहाँ पर 2 है,
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यदि हम यहाँ पर 6 कर दें और यहाँ पर 2 कर दिया तो हमारा सॉरी यहाँ पर भी आपका बिकॉज H12 है तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो 6H2 6O यहाँ पर हो गया, ये आपका 6O हो गया, ठीक है, और प्लस 6O ये हो गया 12। तो यानी कि 6O2 ये हो गया मेरा और 6 ये हो गया 12। तो O हमारा क्या है यहाँ पर बैलेंस हो गया। क्लियर। अब उसके बाद में हमने क्या करा, हमने हाइड्रोजन देखना है बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन 12 है यहाँ पर, 6H2 बैलेंस है, कार्बन 6 एंड 6 कार्बन बैलेंस है। तो रिएक्शन हमारी ये बैलेंस है। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन हमने सब जगह लिखी है और ऊपर ये रिएक्शन भी बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन सिंगल है यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 and 1 3। यदि मैं यहाँ पर 2 लिख लेती हूँ तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया और 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी 4 बैलेंस हो गया मेरा, ऑक्सीजन भी 2 and 2 4 बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पर 2 यहाँ पर भी लिखना होगा एंड देन इट इज़ बैलेंस्ड। तो आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मैंने जब आपके 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस जो कि एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट, ध्यान रखना है सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। और जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो कि कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है, मीन्स ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर यदि एक सब्सटेंस हम ले लेते हैं AB, तो AB डिकम्पोज होगा और ब्रेक डाउन होगा इनटू A एंड B। हमने कॉम्बिनेशन में क्या देखा था कि A एंड B कंबाइन हुए थे और AB फॉर्म किया था। दिस रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। AB एक सब्सटेंस है, मीन सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेज। तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा, सिंगल सब्सटेंस होगा और वो ब्रेक डाउन होगा 2 या 3 सब्सटेंसेस में या मोर सब्सटेंसेस में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। कॉम्बिनेशन में क्या है, एनर्जी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर हीट एनर्जी या इन अदर फॉर्म एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन उस बेसिस पर 3 तरह की होती हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। नंबर 1 होती है यहाँ पर हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा रिएक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का इन्वॉल्वमेंट, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एंड थर्ड होगा आपका सपोज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सनलाइट का यूज़ होगा। फोटोलिटिक या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आप कह सकते हो, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और इसमें ये भी बता दूं आपको कि इस तरह क्वेश्चंस आते हैं आपको कि पूछा जाएगा आपसे कि गिव एग्जाम्पल ऑफ या गिव वन रिएक्शन या राइट वन रिएक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक की वन रिएक्शन और फोटोलिटिक की। तो तीनों आपको बहुत ध्यान से देखना है क्या इनकी डेफिनेशन बनती है और कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं, कौन सी रिएक्शंस हैं, सारा बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट एनर्जी इज यूज्ड, उनको हमने क्या कहा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हुई उसकी भी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन into 2 or more substances are called decomposition reactions। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो थी जिसमें सिंगल सब्सटेंस जो है वो 2 या ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को देखते हैं आप। सबसे पहली रिएक्शन इसमें देखो ये एक्टिविटी है, हमने क्या लिया है इसमें, फेरस सल्फेट लिया है, ठीक है। क्या लिया है, फेरस सल्फेट, FeSO4 क्रिस्टल फॉर्म में लिया है, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, कलर का जैसा स्पेशली याद रखना है आपको।
इसको हमने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया है जो कि बॉइलिंग ट्यूब कहलाती है। उसमें हमने बर्नर की हेल्प से इसको हमने हीट कर रहे हैं, यानी क्या देखा यहाँ पर हीट का इन्वॉल्वमेंट है, हीट से ही रिएक्शन हो रही है। तो जो फेरस सल्फेट है वो किस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है। हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर FeSO4 व्हेन इज हीटेड। हम यहाँ पर एरो पर क्या लिखेंगे, हीट, क्योंकि हीट की जा रही है यहाँ पर। तो हीट किया गया तो क्या क्या बनता है आपका, देखो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा एक तो आपका Fe2O3, जो फेरस सल्फेट है ग्रीन कलर का, वो ब्राउन कलर के आयरन ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और प्लस दो गैसेस यहाँ पर इवॉल्व हो रही हैं जो कि SO2 और SO3। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इट इज सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। दो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं। ये आपका हो गया फेरिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म हुआ, फेरिक ऑक्साइड। और कलर में क्या चेंज हो रहा है, दिस इज फेरस सल्फेट पे पहले लिख लेते हैं, फेरस सल्फेट। ये तो हमने लिख लिया सारे कंपाउंड्स के नेम। अब इससे पहले हम कलर चेंज देख लेते हैं। यहाँ पर ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स थे, ठीक है, ये ग्रीन था, ये किस में चेंज हो गया, ब्राउन। तो हमें दिखेगा कि ये कलर चेंज हुआ है। दूसरा जो गैसेस पास हो रही हैं यहाँ पर वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो यदि हम यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर यदि हम लाएंगे मॉइस्ट करके, यानी गीला करके, मॉइस्ट ब्लू लिटमस, तो वो क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा किसमें, रेड में चेंज हो जाएगा, चेंजेस टू रेड, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये गैसेस जो हैं वो एसिडिक है नेचर में। अब रिएक्शन को हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस कैसे होगी रिएक्शन, देखो यहाँ पर हमारा आयरन 2 है, हमें क्या देखना होता है, LHS RHS देखना होता है, और वो देखना होता है जहाँ सबसे ज़्यादा कंपाउंड एटम्स का नंबर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और आयरन के 2 हैं। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। हमने यदि यहाँ पर आयरन 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, मैंने 2 लिख दिया, तो आयरन कम्प्लीटली हमारा बैलेंस्ड हो गया है। सल्फर भी देखो यहाँ पर S जो है वो 2, इससे ये भी मल्टीप्लाई करेगा तो 2S है, तो एक S ही हो गया 1 और 1S ही हो गया, ये भी हमारा बैलेंस्ड है। O कितना हुआ, देखो 4 है और 4 से ये 2 से मल्टीप्लाई करा इधर, 4 2 से 8। अब O देख लेते हैं हम, देखो 3O ये हो गया आपका, 3O ये हो गया, 3 3 6 एंड 2 8। तो यानी कि मेरी रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस्ड है, क्लियर। दूसरी रिएक्शन भी देख सकते हैं जो कि है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट फार्मूला है इसका CaCO3। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लिखते हैं। यदि उनसे पूछा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखो या रिएक्शन लिखो तो ये जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हमने हीट किया है, हीट करके क्या हुआ, ये क्विक लाइम में चेंज हो जाता है, दिस इज द क्विक लाइम एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये गैस है। क्विक लाइम भी सॉलिड है आपका, ठीक है। तो ये आपका चेंज हो जाता है क्विक लाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हुआ। थर्मल क्यों है, अगेन हीट एनर्जी इन्वॉल्व है। तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और ये रिएक्शन जो है वो कई बार मैन्युफैक्चर करने में, सीमेंट में भी काम आती है, तो इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है। तो इस रिएक्शन को बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हो। दिस इज़ द लाइम स्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम क्या है, लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन को जब हीट किया तो क्विक लाइम, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको बहुत ध्यान से लर्न करने हैं, केमिकल नेम, कॉमन नेम और क्या रिएक्शन हो रही है। बैलेंस्ड रिएक्शन देख लेते हैं, CaO ठीक हो गया, CA1 O1 यहाँ पर 3 यहाँ पर हो गया, O यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो गया, कार्बन का सिंगल, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। रिएक्शन का थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये आप एक्टिविटी देख रहे हो, इसमें हमने बेसिकली क्या लिया हुआ है, लेड नाइट्रेट लिया है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसमें हमने लगभग 2 ग्राम ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया।
लेड नाइट्रेट को ये बर्नर की हेल्प से हीट किया जा रहा है, यू कैन सी इसको हीट किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये बॉइलिंग ट्यूब में हीट किया जा रहा है, तो ये कुछ कलर्ड आपको फ्यूम्स दिख रहे हैं। ये कलर्ड फ्यूम जो हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किस कलर के फ्यूम्स दिखते हैं, तो याद रखो इसको, ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको दिखेंगे इस एक्टिविटी में, इस रिएक्शन में, जो कि है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है इस रिएक्शन का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब इसमें देखो रिएक्शन लिखनी है आपको। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हमने पहले ही लिख रखा है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑब्वियसली इसको हीट किया जा रहा है, कुछ और मिक्स नहीं किया गया है, सिंगल रिएक्टेंट है। अब ये किस किस में डिकम्पोज होगा, देखो एक तो बनाएगा ये PbO दैट इज़ द लेड ऑक्साइड, प्लस ये बनाएगा NO2 दैट इज़ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि आप ब्राउन कलर के फ्यूम्स यहाँ पर देख रहे हो। साथ में क्या निकलेगी यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस में निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हीट किया जा रहा है, तो जो यहाँ पर PbNO3 होल ट्वाइस है, ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और ये PbO जो बना है ये भी सॉलिड फॉर्म में है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में है, और ऑक्सीजन गैस भी हमारी गैसेस स्टेट में है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, हमें ऑक्सीजन को काउंट करना है, कितने ऑक्सीजन है। यहाँ पर 3 to 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 to 4 and 5 ऑक्सीजन है। अब जब हमारा इस तरह का ऑड नंबर होता है तो हमें ये करना होता है, इसको थोड़ा सा इवन की तरफ ले आए। यदि मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ इसको, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 2 to 4 and 2 6, और यहाँ पर 3 to 6 से ऑक्सीजन ऑलरेडी हो गया ये। लेकिन यहाँ पर मेरा जब लेड ऑक्साइड हुआ है 2, तो यहाँ पर Pb भी 2 हो गया, लेड भी 2 हो गया, यहाँ पर मुझे 2 करना होगा। अब जब मैंने यहाँ पर 2 किया तो क्या हुआ, 2 Pb लेड हो गया हमारा बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन साथ में अनबैलेंस्ड हो गया। साथ ही नाइट्रोजन हम देखें तो नाइट्रोजन यहाँ पर देखो 2 है और 2 4, ठीक है, तो यहाँ पर 4 है हमारा नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन के लिए 4 कर दिया। ठीक है, अब देखो हमारा लेड जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, साथ में मैं देखूँ तो नाइट्रोजन भी मेरा बैलेंस्ड है, 4, ये इससे मल्टीप्लाई करा 2 and 2 is 4। साथ में हम ऑक्सीजन देखें तो 3 to 6 ये वाला हुआ, और 6 to 12 हो गया, तो 12 ऑक्सीजन होना चाहिए ऑन द राइट हैंड साइड। देखते हैं, 2 ये हो गया ऑक्सीजन, 4 to 8 हो गया यहाँ पर, तो 8 and 2 10 and 2 12, तो हमारा ऑक्सीजन भी यहाँ पर बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रिएक्शन ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाती है। अब ये जब केमिकल रिएक्शन हमने लिख ली, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, तो ये 3 रिएक्शन हमने देखी थर्मल डिकम्पोजिशन की। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हुआ, जिसमें हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो हीट एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, हमने उसको नाम दिया थर्मल डिकम्पोजिशन। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, आप इनमें से तीनों रिएक्शंस में से किसी भी एक रिएक्शन को उठा करके लिख दोगे, आपका आंसर करेक्ट होगा। बस ये ध्यान रखना है आपको कि रिएक्शन सही से लिखना है, क्या कंपाउंड उसमें रिएक्टेंट है, क्या उसमें प्रोडक्ट है, प्लस उसको बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए, फॉर्मूला सही होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्लियर। अब देखो सेकंड हमने करना है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसके लिए भी हमें क्या करना है, एक्टिविटी समझना है। ये आपकी एक्टिविटी है, बुक की एक्टिविटी है। देखो यहाँ पर ये क्या लिया हमने, एक बीकर लिया है। इस बीकर में ये नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पर 2 ड्रिल करने के बाद में यहाँ पर 2 होल्स किए हैं, और उसमें हमने ये रबर के स्टॉपर को फिट किया है। ठीक है, ये रबर स्टॉपर आप देख सकते हो यहाँ पर। साथ ही इन रबर स्टॉपर से हमने क्या किया है, 2 ग्रेफाइट रॉड्स को फिट किया है। ठीक है, दोनों ग्रेफाइट रॉड्स हैं जो कि 2 रबर स्टॉपर में अटैच की गई हैं। ये जो ब्लैक कलर आप देख सकते हो, ये आपकी ग्रेफाइट रॉड है, ये ब्लैक वन। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, नेक्स्ट ये नीचे से आप देख सकते हो, इसको कनेक्ट किया आपने, ये दोनों वायर आ रहे हैं, और साथ में इसको ये स्विच से और 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, कितने की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो जब 6 वोल्ट की बैटरी है तो उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो टर्मिनल पॉजिटिव होता है वो एनोड हो जाता है, और जो टर्मिनल नेगेटिव होता है वो कैथोड हो जाता है।
ठीक है। तो यानी ये वाला कैथोड हो गया, ये वाला एनोड है। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर क्या किया हमने, इसमें ये टेस्ट ट्यूब आप देख सकते हो उल्टी करके, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखे हैं। हमने क्या किया था, बीकर तो हमने सीधा लिया है, सीधा लिया है, उसके बॉटम पे 2 होल किए हैं। रबर कॉर्क किस लिए लगाया, जिससे कि रबर स्टॉपर, जिससे कि जब पानी डालेंगे तो वो पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर पानी लिया बीकर में, और ये 2 टेस्ट ट्यूब्स, 1 टेस्ट ट्यूब और 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इनको उल्टा करके यहाँ पर इन्वर्टेड लगा दिया है ग्रेफाइट रॉड्स के ऊपर। अब हमने स्विच को ऑन कर दिया। जब स्विच को ऑन किया तो क्या हुआ, ये जो अंदर वाटर है दैट इज़ H2O जो है हमारा, ये H2O क्या करना शुरू होगा, डिकम्पोज होना शुरू होगा। किस में डिकम्पोज होगा, हाइड्रोजन आइंस में और ऑक्सीजन आइंस में। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आइंस बन जाएंगे, और क्योंकि आइंस बनेंगे इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो टेस्ट ट्यूब, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की और ये आइंस का मूवमेंट हुआ, ये बबल्स भी आप देख रहे हो इधर वाली टेस्ट ट्यूब में, इधर दोनों में। और बबल्स के अलावा, बबल्स किस वजह से, क्योंकि पानी में से गैस आ रही है तो बबल्स तो उठेंगे। साथ में यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक टेस्ट ट्यूब में गैप ज़्यादा है, यहाँ पर आप गैप ज़्यादा देख रहे हो, यहाँ पर गैप कम देख रहे हो। तो ये जो गैप ज़्यादा और कम दिख रहा है वो किस वजह से दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है H2 गैस, वो ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट होगी, ऑक्सीजन कम में। क्यों ऐसा होता है, देखो रिएक्शन इसकी क्या होती है, H2O, ये हमने लिक्विड लिया है और यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस किया, इसीलिए इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इसकी। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, साथ ही ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व हो रही है। राइट, अब इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर कि हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, 2:1 में है। 2 हाइड्रोजन का है, 1 है ऑक्सीजन का। भाई 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो वही चीज़ आप यहाँ पर देखोगे कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से आधी कलेक्ट होती है, मीन्स हाइड्रोजन डबल कलेक्ट हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है कि नेम द गैस which collects in double in amount than the other during the electrolysis of water। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाँ, यस दिस गैस इज हाइड्रोजन विच कलेक्ट्स इन डबल अमाउंट दैन द ऑक्सीजन। कई बार पूछा था रीज़न क्या है इसका, रीज़न यही है कि आपका, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑक्सीजन है, मीन्स 2:1 है हाइड्रोजन वर्सेज ऑक्सीजन, इसीलिए वो डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है। क्लियर हुआ, आया समझ में? अब एक बार फिर से एक्टिविटी को आप फटाफट से देख लो। एक्टिविटी में हमने बीकर लिया है, बीकर में नीचे होल्स किए हैं, रबर कॉर्क फिट किया है, रबर कॉर्क फिट करके हमने 2 ग्रेफाइट रॉड से अटैच किया है, उसके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड किए हैं, नीचे से हमने ग्रेफाइट रॉड को वायर से कनेक्ट करके बैटरी से और स्विच से कनेक्ट किया है। और जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो क्या होगा, ये वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाइड्रोजन चूँकि पॉजिटिव आयन्स हैं तो ये कहाँ पर कलेक्ट होंगे, ये कैथोड पर कलेक्ट होंगे। हाइड्रोजन आइंस पॉजिटिव है, कैटाइंस हैं, और ऑक्सीजन आइंस एनाइंस होते हैं, जो कि नेगेटिव आइंस होते हैं, वो एनोड पर आते हैं। ये आपकी रिएक्शन है। तो हमने ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें कि सनलाइट की हेल्प से रिएक्शन होती है। ठीक, अब ये आप एक्टिविटी यहाँ पर देख रहे हो। इस एक्टिविटी में आप क्या देख रहे हो कि ये चाइना डिश है और ये विंडो है, विंडो से सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आ रही है, चाइना डिश में पड़ रही है। चाइना डिश के अंदर हमने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया है, दैट इज़ AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू 2 सब्सटेंसेस, दैट इज सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, तो जब सनलाइट पड़ रही है तो ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो हम रिएक्शन कैसे दिखाएंगे इसकी, AgCl। AgCl क्या आपका सिल्वर क्लोराइड है, ये सॉलिड हमने लिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है, वाइट इसका कलर है, और ये है क्या, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। इस पर क्या हमने किया है, सनलाइट में रखा है इसको, तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट एनर्जी का दैट इज सनलाइट। आप देख रहे हो कि जो भी चीज़ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी पार्टिसिपेशन उस तरह से नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, उसको मैंने एरो के ऊपर लिखा है, जो हमने
देखा था कि किस तरह से रिएक्शंस में ये चीज़ें शो होती हैं। जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है उसको हम बिलो और अबव एरो लिखते हैं। फिर क्या बन रहा है यहाँ पर, सिल्वर बन रहा है जो कि अगेन सॉलिड है, एंड दिस इज सिल्वर। और इसका कलर क्या होता है, ग्रे। तो जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाती है अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस। यहाँ पर क्लोरीन गैस है। अब देखो यहाँ पर Cl2 गैस है, यानी कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ पर सिंगल है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा। अब 2 लिखा, क्लोरीन बैलेंस हो गया, तो और सिल्वर यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया, सिल्वर भी बैलेंस हो गया। तो ये एक रिएक्शन हो गया आपकी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सनलाइट के इन्वॉल्वमेंट से या सनलाइट के यूज़ करने से हम सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। सेम रिएक्शन एक और होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन होती है। सिल्वर ब्रोमाइड की सेम रिएक्शन फार्मूला भी AgBr होता है यहाँ पर, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पर भी आपने सनलाइट का यूज़ किया है और सिल्वर बना है यहाँ पर अगेन, और ब्रोमीन गैस निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कुछ सिमिलर रिएक्शन है, लेकिन बस क्लोरीन की जगह यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन लिया हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड लिया है। इसको भी हमने बैलेंस कर दिया रिएक्शन को। कई बार पूछा जाता है आपसे कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन विच इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सो दिस इज द रिएक्शन विच इज़ यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड टू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। तो ये रिएक्शंस हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक है, चाहे फोटोलिटिक है, तीनों में आपने देखा कि एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो वो रिएक्शन जिनमें की एनर्जी यूज़ होती है किसी भी फॉर्म में, उनको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो द रिएक्शंस आप लिख सकते हो, द रिएक्शंस in which energy is used are termed as endothermic reactions। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, किसी भी फॉर्म में एनर्जी यूज हुई तो हमने उनको क्या कहा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? तो समझ में आ गया अच्छे से, क्योंकि हमने अभी 2 रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हम एक जनरल रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, जैसा कि हमने प्रीवियस रिएक्शंस में भी किया था। हमने लिया A और प्लस BC, ठीक है। अब यहाँ पर A प्लस BC है, तो क्या होगा, A क्या करेगा, A B को रिमूव कर देगा BC से और बना लेगा AC, और B सेपरेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो मेटल होगा वो इस वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह ले लेगा, इसको अलग कर देगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की एक रिएक्शन होगी समझने के लिए। अब हम देखते हैं एक्टिविटी। हमें एक्टिविटी में क्या है, हमने क्या करना है, 3 नेल्स लेना है, ठीक है। और ये 3 नेल्स में हमें 2 नेल्स इस तरह से हमें सेटअप में डिप करनी है। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 2 नेल्स को लटका दिया। उस नेल्स को लेने से पहले हमको क्या करना है, इसको क्लीन करना है विद सैंड पेपर, ठीक है। इनको भी हमें सैंड पेपर से बहुत अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। यदि नई नेल्स लेते हो जो बिल्कुल क्लीन है, तब भी एक बार सैंड पेपर का यूज़ ज़रूर किया जाता है। अब क्या करा हमने, इसको क्यों किया क्लीन, क्योंकि अगेन नेल जो है वो आयरन मेटल है और उस पर कुछ भी डिपोजिशन हो सकता है, रस्ट का या कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमें क्लीन करना होता है जिससे कि हम रिएक्शन को प्रॉपर देख पाएँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या है, ये है कॉपर सल्फेट। तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है हमको, और एक टेस्ट ट्यूब को हमको A टेस्ट ट्यूब बना लेना है, एक को हमको B बना लेना है। और 3 नेल्स में हमको क्या करना है, 3 नेल्स में से हमने 2 को यहाँ पर हैंग कर दिया टेस्ट ट्यूब में, आप देख सकते हो इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कुछ और नहीं डाला है, सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एंड रिमेंबर इट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है वो पिक्युलर ब्लू कलर का होता है, जो आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम में, बिल्कुल इसी तरह का ब्लू कलर आपको दिखेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। अब हमने ये नेल्स को यहाँ पर हैंग किया, एक नेल हमने अपना सेपरेट रखी, उसको बाद में देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए। उसी तरह से ये हमने टेस्ट ट्यूब B को यूज़ किया है इस एक्टिविटी के लिए। टेस्ट ट्यूब A हमने ऐसे ही छोड़ दी है फॉर द कंपैरिजन कि किस तरह से रिएक्शन हुई है, तो हम कंपेयर कर पाएँ कि पहले सॉल्यूशन का कलर क्या था
बाद में किया था। समझ में आ गया इतना कि हमने 3 में से 2 नेल्स को यूज़ किया है, एक नेल सेपरेट छोड़ी है। उसी तरह 2 टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब को हमने एक्टिविटी के लिए यूज़ किया है, एक टेस्ट ट्यूब को हमने एज इट इज़ छोड़ा है, जिससे कि हम कंपेयर कर पाएँ बाद में। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़े से देर तक हमको इसको सेटअप को रखना है। हमने इसको आयरन स्टैंड में क्यों लगा रखा है, फिक्स किया हुआ है, जिससे कि ये टेस्ट ट्यूब गिरेगी नहीं, एज इट इज़ रखी रहेगी और इसमें ये नेल्स लटकी रहेंगी। अब कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इसका जो कलर है कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर है, वो थोड़ी देर में फेडेड ग्रीन होना लगेगा। ठीक है ना, आफ्टर द रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये कलर हो जाएगा फेडेड ग्रीन। तो फेडेड ग्रीन क्यों होने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्शन हुई है तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। तो रिएक्शन लिखकर देखते हैं वो चेंजेस क्या हुए हैं। ठीक है, हमने लिया था आयरन, आयरन नेल है तो ऑब्वियसली हम आयरन का ही फार्मूला लिखेंगे, Fe प्लस क्या है यहाँ पर, इसके लिए मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ, Fe प्लस CuSO4। हमने आयरन लिया है, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बनाया था इसका, वाटर में घोल के, सिंपल। उसमें डिप करने के बाद हम क्या देखेंगे कि जो रिएक्शन हुई है वो क्या हुई है, FeSO4 एंड प्लस Cu। यही रिएक्शन है। देखो ए क्या हो गया, एक तरह से Fe हो गया, बी हमारा क्या है Cu, C क्या है SO4। तो ए ने बी को रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया, जो कि बी है, Fe है, उसने Cu को हटा दिया यहाँ से और Cu अलग हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, जो ब्लू कलर था, अभी ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है, दिस इज़ ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, क्या ये कॉपर सल्फेट, इसका हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज़ कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये ब्लू कलर का है। ये किस में चेंज हो गया, फेरस सल्फेट में चेंज हो जाता है, ये फेरस सल्फेट में। और ये फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, फेडेड ग्रीन कलर का होता है। तो ये हमारा चेंज हुआ है रिएक्शन में। और जो आयरन है, उसने फेरस सल्फेट बनाया, कॉपर है वो अलग हो गया। कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, आयरन नेल पर। तो हमने एक नेल हमने जो पहले की रखी थी, ये हमारी थर्ड नेल है, और इसको हमने रिएक्शन की हुई नेल से कंपेयर किया है। यू कैन चेक द कलर ऑफ द नेल। नेल का कलर क्या हो गया यहाँ पर, ब्राउन हो गया है। ये ब्राउन कोटिंग जो है वो क्या शो कर रही है कि रिएक्शन हुई है और कॉपर का डिपोजिशन हो गया नेल पर। ठीक है, कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, नेल पर, और उस वजह से नेल किस कलर की हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। साथ ही ये जो हमें दोनों टेस्ट ट्यूब में हम कंपेयर कर रहे थे, ए टेस्ट ट्यूब हमारी ब्लू कलर वैसे ही शो करेगी क्योंकि यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुई है, लेकिन बी टेस्ट ट्यूब जिसमें रिएक्शन हुई थी उसमें टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हो गया है, फेडेड ग्रीन हो गया है। तो ये हो गया हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक कंडीशन होती है कि केवल मोर रिएक्टिव मेटल ही डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को। तो कई बार इस तरह की रिएक्शन भी पूछती है कि एक लेस रिएक्टिव मेटल यहाँ पर दे देंगे आपको एक ही जगह, यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल दे देंगे और एरो लगा के छोड़ देंगे कि व्हाट हैपेंस। तो आपको लिखना होता है वहाँ पर नो रिएक्शन, क्योंकि जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये लेस रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई, सच रिएक्शंस in which a more reactive metal displaces the less reactive metal। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, उसी में से डिस्प्लेसमेंट होगा। आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डेफिनेशन लर्न कर लेनी है अच्छे से और समझना है। मेन इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने एक मोर रिएक्टिव मेटल को यूज़ करना है। कि यदि लेस रिएक्टिव मेटल होगा इसकी जगह तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, एक रिएक्शन हम और लिख कर देखते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिंक प्लस CuSO4। जिंक भी जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि जिंक भी मोर रिएक्टिव मेटल है। तो ये बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस Cu, अगेन अलग हो जाएगा। ये कलरलेस होता है। यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन में चेंज जो आएगा कलर में, दैट इज़ कलरलेस। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है जबकि ये ब्लू कलर का होता है। तो इस तरह से कलर चेंज भी ऑब्जर्व होगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया था, जिंक लिया है। जिंक कैसे होता है, जिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं, पीसेस होते हैं उसके। तो हम देखेंगे उस पर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा और जो जिंक सल्फेट है वो कलरलेस बन जाएगा। क्लियर।
एक और रिएक्शन लिखेंगे कि कॉपर क्लोराइड के साथ में लेड की रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, लेड पीवी होता है और पीवी सॉलिड स्टेट में है, रिएक्शन कर रहा है कॉपर क्लोराइड के साथ में, जो कि आपका एक्वस फॉर्म में अगेन सॉल्यूशन है। तो ये कॉपर क्लोराइड हमारा किस कलर में होगा, ग्रीन कलर में होगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इट इज़ ग्रीन इन कलर। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस कर देगा लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा PbCl2 दैट इज़ लेड क्लोराइड। ठीक है, लेड क्लोराइड का कलर क्या हो जाएगा आपका, कलरलेस। ये कलरलेस होगा लेड क्लोराइड। और साथ में क्या हो जाएगा, जो लेड की स्ट्रिप है उस पर कॉपर का ब्राउन कलर की शाइनिंग देखने को मिलेगी। ये रिएक्शन है, ये भी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ पर 2 और एग्जाम्पल देख लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। क्लियर। अब हम देखेंगे 4th वन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो वहाँ पर क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, एक तरह से एक मोर रिएक्टिव मैटर लेस रिएक्टिव मैटर को डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पर क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी 2 जगह आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे। किस तरह से होता है, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा AC और यहाँ पर लिखा मैंने BD। ठीक है, एक कंपाउंड AC है, एक कंपाउंड BD है। तो ये जो कंपाउंड्स होंगे इनमें ध्यान रखना है, ये वाला पॉजिटिव आयन होगा, ये वाला आयनिक कंपाउंड्स होंगे, और ये वाला नेगेटिव आयन होगा। हमेशा नेगेटिव आयन राइट साइड होता है, पॉजिटिव आयन हमेशा लेफ्ट साइड होता है। तो ये हमारे इस तरह से ये 2 कंपाउंड है। इन कंपाउंड्स ने जब रिएक्शन किया, इनके एक्वस सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया इनको, और जो एक्वस सॉल्यूशन बन गया इनका, तो दोनों में रिएक्शन क्या होगी, जो A है वो B से रिएक्शन कर A D से रिएक्शन करेगा और B जो है वो C से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी यहाँ पर। यानी हम क्या लिख सकते हैं, AD बन जाएगा और प्लस BC बनेगा। मैंने B क्यों पहले लिखा है, क्योंकि B पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आयन्स एक्सचेंज हो गए, यानी इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है उस कंपाउंड का पॉजिटिव आयन रिएक्शन किससे कर ले रहा है, सेकेंड कंपाउंड के नेगेटिव आयन से, और उस तरह सेकेंड कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन है वो रिएक्शन कर ले रहा है नेगेटिव आयन ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये रिएक्शंस होंगी। अब हम एक्टिविटी की हेल्प से रिएक्शन समझेंगे। हमने रिएक्शन करवानी है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड में और सोडियम सल्फेट में। बेरियम क्लोराइड लेना है और सोडियम सल्फेट लेना है। कैसे लेना है, 3 ml हमें बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, और 3 ml हमने सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लिया। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट है Na2SO4। अब बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को मैंने सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में मिक्स किया, 3 ml को 3 ml के सोडियम सल्फेट में मिक्स किया। फिर हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। समझ में आया। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब 2, और हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया पानी में, और पहले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन बनाया पानी में। फिर हमने दोनों का 3-3 ml मिला लिया है। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में दूसरी टेस्ट ट्यूब से हमने 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड डाल दिया। फिर हमने इसको स्टैंड पर रख दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द टेस्ट ट्यूब। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है। चेंज किस में हो रहा है, वाइट कलर में चेंज हो रहा है। और वाइट कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन रहा है जिसको इनसॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड कहते हैं। और बेसिकली वो किसका बन रहा है, BaSO4 दैट इज़ बेरियम सल्फेट का बन रहा है। क्लियर हुआ। मीन्स इन रिएक्शंस में जब हम देखेंगे 2 सॉल्यूशन को, 2 एक्वस सॉल्यूशन को हम मिलाएंगे और कुछ समय तक रखा रहने देंगे, तो हमें कुछ ना कुछ कलर चेंज मिलेगा उस सॉल्यूशन में जो दोनों को मिलाने के बाद हमने टेस्ट ट्यूब में बनाया था। यहाँ पर हम देखेंगे वाइट कलर, क्योंकि यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन रहा है। जब भी जहाँ बेरियम सल्फेट बनेगा समझ लो उसका वाइट कलर होगा। क्लियर हुआ। अब ये दोनों ने रिएक्शन किया। सपोज़ मैं इसको मान लूँ A, बेरियम को ClC है और सोडियम B है और ये D है, तो रिएक्शन क्या बनेगी, BA किससे रिएक्शन करेगा, D से, यानी कि BaSO4 बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ये समझ लो ये सब एक्वस है। इनका वाटर में सॉल्यूशन बनाया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्वस, यहाँ भी मैंने लिख दिया एक्वस। और क्या बना है यहाँ पर, बेरियम सल्फेट बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा, और प्लस बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड, अगेन ये भी आपका एक्वस फॉर्म में है। ठीक है,
तो ये क्या बना, ये क्या था मेरा बेरियम क्लोराइड। आप नाम इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे उसके फार्मूले और नाम हर चीज़। ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड है, जैसे सोडियम सल्फेट। और इन दोनों ने जब रिएक्शन किया तो क्या बना हमारे पास, बेरियम सल्फेट बना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको समझना, राइट, बेरियम सल्फेट। और क्या बना आपका, सोडियम क्लोराइड। और इसमें जो मेन आप समझ लो, बेरियम सल्फेट क्या बना है आपका, वाइट प्रेसिपिटेट बना है, बाकी सब तो एक्वस फॉर्म में। और प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। तो ये हमारी जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी हमने देख ली। अब देखो यहाँ पर मैंने जो तुमको दिखाया था उसी तरह से हो रहा है। बेरियम ने किसको किया है, बेरियम को यदि मैंने ए माना, क्लोराइड को सी, सोडियम को बी और इसको डी, तो ए ने किससे रिएक्शन किया, डी से, यानी बेरियम ने सल्फेट से किया है। और सोडियम जो बी है उसने किससे किया, सी से, यानी कि क्लोराइड से। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं 2 लिख दूँगी, रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या देखा, आयन का एक्सचेंज हुआ है। तो हम लिख सकते हैं सच रिएक्शंस in which there is an exchange of ions। यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हुआ है बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, समझ में तो आई क्या है कि सच रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस, द रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी के साथ में कई बार पूछा जाता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना, हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हमने यहाँ पर भी 2 डेफिनेशन देख ली, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की और प्लस एक हमने देखी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो इस तरह से ये सारी डेफिनेशंस लर्न करना है, रिएक्शंस लर्न करना है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आप ये लिख सकते हो जो हमने ऊपर लिखी है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी यूज़ करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं हमने एक्टिविटी में क्या क्या है, एक आयरन स्टैंड लिया है, वायर गॉज के ऊपर में चाइना डिश में कॉपर पाउडर लिया है। ये कॉपर पाउडर लगभग 1 ग्राम लिया है। ठीक है, कॉपर पाउडर सिंपल। और इसको ट्राइपॉड स्टैंड में रखा है, बर्नर को ऑन कर दिया है, यानी हमने कॉपर पाउडर को गर्म कर रहे हैं। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर की एक लेयर दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो ये जो ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो रही है, ये किस वजह से हो रही है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर चेंज हो गया कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, जो कॉपर है उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और क्या बन गया यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड। मीन्स ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर, इसमें कुछ और चीज़ें भी समझाऊंगी तुमको अभी। कॉपर ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला CO है। देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ा एडिशनल बता रही हूँ तुमको कि कॉपर की ना 2 वैलेंसी होती हैं। एक होता है कॉपर 1 वैलेंसी, एक होती है कॉपर की 2 वैलेंसी। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, 2 वैलेंसी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड, ब्लैक कलर का कॉपर 2 ऑक्साइड बना है। ठीक है, और जो यहाँ पर यदि हम देखेंगे Cu+, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cu2O, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा ये वाला, तो ऑक्सीजन की तो वैलेंसी 2 है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Cu2O। जबकि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CuO। दोनों की वैलेंसी 2 है, कॉपर की भी और ऑक्सीजन की भी। आगे समझ में। तो ये रिएक्शन क्या हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या कह देंगे इसको हम सिंपल शब्दों में, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ये हमारा ब्लैक कलर में है। ठीक है, ये हमने रिएक्शन देख ली, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हुई। अब हम यदि इसमें हाइड्रोजन गैस को पास करें इस रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर, तो क्या होगा, जो ये ब्लैक कलर था ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ब्लैक कलर रिमूव क्यों हुआ, देखो ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बना है, इस पर हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया। ठीक है ना, पास द हाइड्रोजन गैस ओवर दिस मिक्सचर। तो क्या होगा,
अगेन कॉपर सेपरेट हो जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो जब कॉपर रिमूव जहाँ पर हुआ है वो क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन होगा। यदि कॉपर का ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है कॉपर से, तो वो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। ठीक है। और जब ऑक्सीजन ऐड होगी वो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक चीज़ तो क्लियरली समझ में आ गई होगी आपको कि जब ऑक्सीजन का रिमूवल होगा किसी भी सब्सटेंस से, मीन्स वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, और जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा मीन्स वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम रीडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं, रीडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं, जिसमें दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करती हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। तो एक आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हम पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, यदि आपका एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, किसका एडिशन हो रहा है, ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ, आपका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं यदि हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, वो रिएक्शन हमारी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर हो गया। एंड सेकेंडली यदि हम हाइड्रोजन की टर्म्स में देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ये पेन थोड़ा कम चमक रहा है, मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ। राइट। तो यदि हम देखेंगे हाइड्रोजन की टर्म्स में, यदि हाइड्रोजन का एडिशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एडिशन के समय रिडक्शन होगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। और जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ में आ गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप क्लियरली डेफिनेशन कह सकते हो कि इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस द ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस, इन रिडक्शन रिएक्शन द ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझने वाली हैं आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, दिस इज कॉपर टू ऑक्साइड, ऑक्सीजन रिमूव हुआ और कॉपर बन गया। हमने कहा रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, यानी रिड्यूस हो रहा है। जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। किस में रिड्यूस हो रहा है, टू कॉपर, रिड्यूस टू कॉपर। ठीक है। और जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइजेज टू H2O। हमने क्या देखा कि जो रिएक्टेंट्स हैं उसी में हमने देखा एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, एक सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। ऑक्सीडाइज हुआ है हाइड्रोजन, और कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो हमें जब भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, तो हमें रिएक्टेंट्स में से देखना होता है। हमें कहाँ से देखना होता है, रिएक्टेंट में से। हमें कभी भी प्रोडक्ट की साइड ये चीज़ नहीं देखनी है। हाँ, ये हम कहेंगे कि ये रिड्यूस हुआ तो किस में हुआ है, वहाँ हम प्रोडक्ट को देखेंगे। ये H2 यदि ऑक्सीडाइज हुआ है तो किस में हुआ है, वो हम प्रोडक्ट में देख के कहेंगे वाटर में हुआ है। सेकेंडली एक और चीज़ आपसे पूछी जाती है कि क्या सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है ना, वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। H2 ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया, एजेंट। इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर से अंडरलाइन कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए क्लियरली। जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आपको एक रिएक्शन दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा विद सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विद सब्सटेंसेस रिड्यूसिंग एजेंट, या विद सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग हेयर, विद सब्सटेंसेस रिड्यूसिंग हेयर।
तो यहाँ पर समझ के आपको लिखना है। ठीक है, इसके एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं रिएक्शन के। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, और ये रिएक्शन कर रहा है आपका कार्बन से, ZnO प्लस कार्बन गिव्स Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये जो है आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडाइज हुआ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है टू जिंक, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जिंक ऑक्साइड reduces to zinc and carbon oxidizes to carbon monoxide। क्लियर हो गया। अब एक और रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इसमें आप कमेंट करके बताओगे कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, एंड विच सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। चार चीज़ें आपको बतानी है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें आपको आंसर कमेंट में करना है। समझ में आ गया। तो इन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, वो रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहलाती हैं। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह जाता है, जो कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन द एवरीडे लाइफ। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का। ठीक है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। मतलब क्या हुआ कि आपने ऑक्सीडेशन को के इफ़ेक्ट को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऑब्ज़र्व किया है। बिल्कुल किया है। देखो, जितने भी हमारे पास मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर में, चाहे वो हमारा कॉपर का हो, चाहे वो हमारा आयरन का हो, या फिर हमारा सिल्वर का हो, हमने देखा है कि इन सब में कोरोजन होते हुए देखा है। ठीक है, कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है कुछ समय में, आयरन में रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, और सिल्वर जो है वो आपका ब्लैक होने लगता है कुछ समय बाद। जब आप नया लाते हो ये सब सामान, तब तो बहुत चमकता है, चाहे वो कॉपर है, चाहे आयरन है, चाहे सिल्वर है। लेकिन कुछ समय बाद उसमें ग्रीन कलर चल आ जाएगा, कॉपर के ऊपर थोड़े थोड़े स्पॉट से पड़ जाएंगे, आयरन में कहेंगे रेडिश ब्राउन हो जाता है, और सिल्वर में ब्लैक हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या इफ़ेक्ट कहलाता है, ये इफ़ेक्ट कहलाता है आपका कोरोजन। तो कोरोजन क्या हुआ, कोरोजन हुआ कि जो मेटल है, चूँकि मेटल रिएक्टिव मेटल होते हैं, मेटल्स रिएक्ट कर लेते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के जो लाइक गैसेस हैं उनसे, तो उससे क्या होता है कि उनके ऊपर कुछ डिपोजिशन हो जाते हैं। क्लियर, जैसे कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, इन सब पर कुछ ना कुछ आपको कलर दिख रहे हैं, डिपोजिशन हुए हैं, यानी इसने किससे रिएक्शन किया है, हमारे एटमॉस्फेरिक एयर से। तो उस वजह से ये हम कहते हैं इसको क्या हुआ, कोरोजन हो गया या कोरोड हो गया मेटल। आयरन में तो इतना ज़्यादा कोरोजन हो जाता है कि आयरन जो है वो टूटने भी लगता है। आपने देखा होगा कई बार आयरन की जो बॉडीज़ होती हैं, बहुत पुराना कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है, लाइक जो कूलर की बॉडी आपने एक तरफ को पड़ा रहने दिया, उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप देखोगे कि काफ़ी समय के बाद क्या होगा, वो कोरोड होते होते उसके पीसेस झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारे इवन हमारी कंट्री में बहुत लॉस होता है, क्योंकि सारे ब्रिजेस हैं, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ये सारे किससे बने होते हैं, आयरन से बने होते हैं। तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान भी होता है, क्योंकि आयरन जो होता है वो एयर के जो ऑक्सीजन है और जो मॉइस्चर है उससे रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके क्या बना लेता है, वो रस्ट बनाता है। जो रेडिश ब्राउन कलर आप देखते हो डिपोजिशन होता है, वो रस्ट से ही होता है। ठीक है, इसी तरह से आप घर में तवा कढ़ाई देखते हो, यदि 2 दिन यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है। आपकी मदर यूज़ करती हैं, आप देख सकते हो इस चीज़ को, कि उनसे पूछ सकते हो कि कैसा होता है ये सब। क्या हमने देखा, एग्जाम्पल्स देखे किसके, कोरोजन के। अब ये कोरोजन कैसे होता है, क्योंकि जब भी कोई मेटल जब एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर से, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है उससे उसका रिएक्शन होता है, मीन्स एक अटैक होता है उसके ऊपर उनका, और तब वो इस तरह से कोरोड हो जाता है मेटल।
तो कॉपर पे जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है या सिल्वर पे ब्लैक कलर की होती है और आयरन पे रेडिश ब्राउन होती है, ये रस्ट कहलाती है। इसको हम रस्ट भी कहते हैं, जो आयरन पे कोटिंग होती है। और ये हमारे इससे जो होता है बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। यदि आप देखोगे तो आप जो हमारे कंट्री में भी, इवन मतलब कंट्री लेवल पे भी हम देखें तो बहुत लॉस होता है, क्योंकि जितने भी ब्रिजेस हैं, जितने भी आयरन रेल्स हैं, ये सब बने होते हैं आयरन के। तो क्या होता है कि जब बहुत पुराने होते हैं इनको रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज़ जो है आयरन डैमेज होने लगता है बिकॉज ऑफ द कोरोजन। क्लियर। लेकिन आप सिल्वर या कॉपर की यदि हम बात करें तो ये ऐसा नहीं होता है कि इसमें टूट फूट नहीं होती है, लेकिन हाँ कलर चेंज हो जाता है, जिसको हम क्लीन करके फिर से हम क्लीन करें तो उसमें वो पुरानी शाइनिंग आ जाती है जो हम नए में लाए होते हैं। तो यही हमारा होता है कोरोजन। हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस around it such as moisture, acids etc. it is said to corrode and this process is called corrosion। तो जब भी कोई मेटल अटैक हो रहा है मेटल पर, मॉइस्चर का, एसिड का, किसी भी चीज़ से, तो क्या हो रहा है, उसको हमने क्या कहा, मेटल कोरोड कर रहा है, और प्रोसेस को हमने क्या कहा, कोरोजन। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जो दूसरी प्रोसेस हम देखेंगे वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, जो भी आपके ऑयली फूड आइटम्स होते हैं वो कुछ समय बाद ख़राब होने लगते हैं ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसको हमने क्या कहा, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में क्या हुआ आपका, कि जब भी आपके जो फूड और ऑयल आइटम होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना, यदि आपके घर में नमकीन रखी है, वो पैकेट खुला रह गया, आपने उसकी केयर नहीं की, तो कुछ समय बाद उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, स्मेल भी चेंज हो जाएगी। ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रेंसिडिटी। ठीक है, हम कहेंगे ये रेंसिड हो गया, ख़राब हो गया है। उसी तरह अंकल चिप्स वगैरह आप देखते हो कि उसमें गैस भरी होती है। तो वो क्यों भरी होती है, क्योंकि हम दो तरह से इसको, किसी भी फूड आइटम को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। वो दो मेथड हैं, एक तो एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करके, यूज़ ऑफ एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, मीन्स आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होने देना है। ठीक है, इसीलिए हम एयर टाइट कंटेनर में यूज़ रखते हैं सामान को, अपने ऑयल जितनी भी नमकीन है, चिप्स हैं, इनको। या फिर जो होता है वो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करके, यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, मीन्स जो ऑक्सीडाइज ना करे। और उसके लिए आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो ऐड की जाती है। अंकल चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन को फिल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है, इसलिए, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करेगा, इससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जबकि जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू प्रिवेंट द फूड आइटम्स फ्रॉम बीइंग रेंसिड। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हम यूज़ कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर को, उसमें फूड आइटम्स को रख सकते हैं, या फिर हम एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उस तरह से हम उसको बचा सकते हैं, अपने फूड आइटम को रेंसिड होने से। फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो है आपके अंकल चिप्स, उसमें नाइट्रोजन गैस ही क्यों फिल की जाती है। आप लिख सकते हो कि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं करेगी। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वजह से हम उसको नाइट्रोजन में फिल करते हैं, जो पैकेट्स हैं उनमें नाइट्रोजन फिल कर देते हैं। क्लियर हुआ, वेरी गुड। आई होप आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा पूरा चैप्टर। कहीं कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। सेकेंडली, यदि आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आप प्ले लिस्ट में जा करके आप प्रीवियस के वीडियोस भी देख सकते हो। ये मैं करंट फिर से नए बना रही हूँ वीडियोस, लेकिन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के वीडियोस पड़े हुए हैं, प्ले लिस्ट पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो उसमें जा करके। और आगे भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।